Dear students, welcome back. Yes, I got some window of time और उसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ CNI सेमेस्टर 1 मेरे जो स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत DU और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ये DSC 3 है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये सब क्या बोल रहे हैं, यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे पहुंचे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं उस चैनल पे जहां पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको सबसे ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड और नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मटेरियल रिसोर्स एग्जामिनेशन प्रेप के लिए मिलता है। इस वीडियो में मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, ये एक बहुत पुरानी सीरीज है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया था। DSC 3 जिसको जो टॉपिक है वो कहलाती है कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, शॉर्ट में CNI कहते हैं। NEP सेमेस्टर 1 DU एंड अदर यूनिवर्सिटीज में इसको फॉलो किया जाता है। उसमें जो है मैंने पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट तो किया था, लेकिन वुमेन्स मूवमेंट छूट गई थी, तो आज उसको मैं पूरा कर रहा हूं। इसके बाद यदि टाइम मिला तो एग्जामिनेशन जो मुझे बताया गया है कि शायद 14 जनवरी को है, उसके पहले एक दो और जो टॉपिक बच गए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस भी। तो चलिए, बहुत लंबी भूमिका हो गई, चलिए शुरू करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए, स्ट्रक्चर, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत तेजी से बोलने का। प्लीज आप इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखा है जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि क्योंकि मैं एग्जाम गाइड इसका नहीं ले पाया हूं, समझिए एग्जाम गाइड है, आप इसको नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल में लिखा गया है और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश हद तक करूंगा, लेकिन तेजी से। स्ट्रक्चर इस वीडियो लेक्चर का इस टाइप का है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोशल मूवमेंट के मीनिंग और डेफिनेशंस क्या है, तो चलो बहुत जल्दी से देख लेंगे। टू स्ट्रीम्स ऑफ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में हम दो धाराएं देख सकते हैं वुमेन की, जो रिफॉर्म मूवमेंट हुई है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें कि वुमेन के कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश की गई, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, उसको आप दो स्ट्रीम धाराओं में देख सकते हैं। एक लिबरल जो वेस्टर्न फिलॉसफी से गाइडेड, और एक रिवाइवलिस्ट जो कि इंडिया के एंशियंट सिविलाइजेशन से गाइडेड या इंस्पायर्ड। तो ये दो स्ट्रीम पे हम लोग नजर दौड़ाएंगे। देन जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही धाराओं की है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर जो वुमेन की जो कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, जिसको बहुत ज़्यादा ठीक से जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है डिफरेंट जगह, क्योंकि मेल डोमिनेटेड रहा है, लेकिन फिर भी जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसको निकाल के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम में वुमेन को एक तरह प्लेटफॉर्म के जैसे यूज होते थे, नेशनल मूवमेंट में उनको कैसे लाया जाए और उनके पॉलिटिकल और लीगल जो राइट्स हैं उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, फ्रेंचाइज, इन सब के लिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर समअप भी करेंगे। ये तो चलिए मैंने ऐसे ही लिखा है कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ता है। सोशल मूवमेंट क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है। सोशल मूवमेंट इज ए कलेक्टिव एफर्ट बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट और रेसिस्ट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये मूवमेंट जो है कलेक्टिव होता है और चेंज के लिए होता है, या तो चेंज लाने के लिए या चेंज को रोकने के लिए भी हो सकता है। याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि जैसे कृषि कानून को रोकने के लिए कृषि जो है फार्मर्स का मूवमेंट हो रहा है, तो कुछ चेंज को रोकने के लिए भी मूवमेंट होती है और कुछ चेंज को लाने के लिए भी मूवमेंट होती है। इसके अलावा देखिए कि मूवमेंट में भी सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये तो हो ही सकता है, और ये कलेक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए अगेन कलेक्टिव तो है ही। चैलेंजिंग और चेंजिंग एस्टैब्लिश सोसाइटल नॉर्म, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, नॉर्म है, बिलीफ है, वैल्यू सिस्टम, प्रैक्टिस है, उसको बदलने की के लिए जो कलेक्टिव लोग उठ खड़े होते हैं उसको हम सोशल मूवमेंट कहते हैं। सोशल चेंज तो है ही। सोसाइटल मूवमेंट इज कल्चरल आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, मतलब देखिए चेंज, शिफ्ट मतलब चेंज, लेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड आर कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग, अगेन चेंज, द डोमिनेंट कल्चर और सोसाइटल फ्रेमवर्क। सेम बात की, मतलब जो डोमिनेंट सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यू, प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज करने के लिए जो लोग कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, सोशल मूवमेंट है। वुमेन्स मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ सोशल मूवमेंट, वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, हम लोग सब जानते हैं, इन द सेंस दैट इट एम्स टू ब्रिंग चेंजेज इन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम, बिलीफ, प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी रिलेटेड टू सबजुगेशन ऑफ वुमेन ओवर द ईयर्स। मतलब वुमेन के इशू
जो उससे जुड़े हुए जो सोसाइटल नॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से चेंज करना कि वुमेन की कंडीशन बेहतर हो, ये वुमेन्स मूवमेंट है। जैसा मैंने कहा आपको इंट्रोडक्शन में ही कि दो कंपोनेंट जो है वुमेन्स मूवमेंट की इंडिया में एकदम दिखती है। एक सॉरी, मतलब ये तो मैं, चलिए दो कंपोनेंट मतलब अभी दूसरी बात कह रहा हूं, दो धाराएं जो आइडियोलॉजिकल हो बाद में बात करेंगे। दो कंपोनेंट जो वुमेन्स मूवमेंट की जो एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है वो दो इस प्रकार से, एक कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो वुमेन के कॉज को उठाते हैं, जो कॉलोनियल इंडिया में हुआ, जैसे कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन हो या विधवा विवाह के लिए आंदोलन हो, उस टाइप के जो एजुकेशन के लिए आंदोलन हो, वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और दूसरा है कि वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया और कैसे कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में। ये दो धाराएं हैं, जैसे कि वुमेन पार्टिसिपेशन स्वदेशी में, नॉन कॉपरेशन में, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट में, रिवोल्यूशनरी जो धाराएं थी नेशनल मूवमेंट की, उसमें भी बहुत सारी औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और टॉर्चर सहे और बहुत कष्ट सहे। तो वो कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम मूवमेंट में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वुमेन्स मूवमेंट जो हुआ, फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट था, जिसमें कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये सब की इस्टेब्लिशमेंट की गई, जो कि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया वुमेन को इकट्ठा होने का, अपने राइट्स को एजर्ट करने का और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इन सब को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ वुमेन्स इशू इन कॉलोनियल इंडिया और दूसरा वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। अब आइए द फर्स्ट कंपोनेंट को लें, रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड वुमेन्स इशू इन कॉलोनियल इंडिया। तो इसकी जो है दो धाराएं आपको आइडियोलॉजिकल धारा दिखती हैं, लिबरल एंड रिवाइवलिस्ट, मतलब जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यदि आप देखिए तो। पहले आइए लिबरल स्ट्रीम को देखते हैं। लिबरल स्ट्रीम ऑफ कोर्स यूरोपियन इनलाइटनमेंट और जो लिबरलिज्म जो था, लॉक एंड रूसो, कांत, उससे जो है प्रभावित था। यूटिलिटेरियनिज्म जो जेरेमी बेंथम का था, उससे भी प्रभावित था। इसको आप इंडिया में लिबरल फेमिनिज्म की धारा कह सकते हैं, जहां पे कि जो वेस्टर्न थॉट था उससे आया कि वुमेन और मेन का इक्वल वर्थ है, दोनों को गॉड या नेचर गिवन जो है इक्वल सेंस ऑफ रीजन है, रैशनलिटी है, और दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। तो सेम इक्वल राइट वुमेन को मिलना चाहिए। इसके अलावा कानून का सहारा लेकर के, राज्य और कानून का सहारा लेकर के जो है सोशल प्रैक्टिसेस जो वुमेन के अगेंस्ट हैं, जैसे इंडिया में सती थी, विडो को मैरिज नहीं करने दिया जाता था, उनको बहुत ही एक खराब जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था, बच्चियों का जो है 8 साल में 7 साल में शादियां कर दी जाती थी, वुमेन को जो है पर्दा के अंदर रखा जाता था, मतलब उनको पब्लिक लाइफ में आने नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा, इन सब को, इन कुरीतियों को हटाने के लिए पॉजिटिव लॉ, मतलब ह्यूमन मेड लॉ का सहारा लेना, ये लिबरल फेमिनिज्म थी। आप राजा राम मोहन रॉय को यदि आप देखेंगे तो पूरा वो रिप्रेजेंट करते हैं इस लिबरल स्ट्रीम को, और वुमेन के राइट्स को कैसे लिबरल वे में, यूटिलिटेरियन वे में कैसे उन्होंने एजर्ट किया और क्या किया, वी ऑल नो। सो इसमें राजा राम मोहन रॉय के अलावा यदि आप देखें तो इंडिविजुअल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने वुमेन के एजुकेशन और विधवा विवाह के लिए काफी काम किया, एमजी रानाडे जिन्होंने प्रार्थना समाज के थ्रू उनके एजुकेशन के लिए काम किया, डीके कार्वे ने विधवा विवाह, खुद उन्होंने विधवा से विवाह किया, उसके लिए काफी काम किया, कुंदन कुरी वीरा सलिंगम जो है उन्होंने साउथ में कर्नाटका में काम किया, और पंडिता रमाबाई के बारे में तो मैंने पूरा वीडियो बनाया, कैसे एक रेडिकल फेमिनिज्म जो कि वेस्टर्न लिबरल थॉट से गाइडेड था, उन्होंने वुमेन के लिए मुक्ति सदन, शारदा सदन, आर्य महिला समाज और कई कई सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशन के स्टैब्लिशमेंट की, और विडो रीमैरिज और वुमेन की हालत को सुधारने के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया उन्होंने। यदि ऑर्गेनाइजेशन देखें लिबरल स्ट्रीम से तो ब्रह्म समाज सबसे, राजा राम मोहन रॉय के जो ब्रह्म समाज है वेस्ट बंगाल में, वो सबसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनती है। देन मुंबई में या वेस्ट में जो है प्रार्थना समाज राणा डे का, शारदा सदन और आर्य महिला समाज रामाबाई की। आउटकम यदि देखें तो इन्होंने काफी सफलता प्राप्त की। सती प्रिवेंशन एक्ट 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक पास करते हैं, राजा राम मोहन रॉय का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लागू होता है, इसमें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत कंट्रीब्यूशन था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 से जो मिनिमम एज जो लड़कियों के मैरिज की वो 10 से बढ़ा के 12 साल, आपको हंसी आएगी कि समझिए उस समय में 10 साल था, उसको बढ़ाने के लिए 12 साल के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, 12 साल।
कितनी कम उम्र होती है उसमें शादी कर दी जाती थी कानूनन रूप से, पहले तो 10 साल ही थी, अभी भी बढ़ा करके उसको 18 साल ही किया है। मैं खोज रहा था कि क्या जो बिल 21 में आई थी पास हुआ, अभी भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया में वोमेन की 21 ईयर की गई है, कई जगह लिख दिया गया है, लेकिन अभी भी 18 साल ही जो है मिनिमम एज है, जो कि काफ़ी कम है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, शारदा एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें मिनिमम एज को बढ़ा करके 14 साल किया गया और लड़कों का 18 साल, बाद में उसको जो है 18 और 21 साल किया गया। 2021 में जो मैं कह रहा था मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक बिल आई थी जिसमें कि ये था कि लड़कियों की उम्र को भी 21 साल कर दिया जाए। मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजी गई, जो लास्ट में खोज पाया, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी भी कानूनी रूप से 18 साल ही मिनिमम मैरिजेबल एज है गर्ल्स की और 21 ईयर बॉयज की इंडिया में। तो इन्होंने काफी, ये स्ट्रीम ने सफलता हासिल की, मैं ये कहना चाहता हूं। आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये पूरा एग्जाम में लिखने के लिए। देन जो दूसरी धारा जो है वो रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम थी। रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम, रिवाइवलिस्ट नेशनलिस्ट जो स्ट्रीम थी वही स्ट्रीम थी। इसमें ये था कि ये इंस्पायर होते हैं एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, खास करके वैदिक सिविलाइजेशन से। उस समय के जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन के जो वैल्यू, कस्टम, प्रैक्टिसेस जो अधिकतर हिंदू प्रैक्टिसेस थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है हिंदू मतलब हिंदूवादी हो जाता है, ये भी एक इसकी कमजोरी भी रही। इट अटेम्प्टेड टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इन मॉडर्न इंडिया। मतलब ये जरूर ये कहते थे कि जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जैसे विडो का रीमैरिज होना चाहिए, विधवा मतलब विधवा विवाह होना चाहिए, बच्चियों की मैरिज नहीं होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम बहुत गलत है, खत्म होनी चाहिए, वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए, पर्दा प्रथा खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये कहते थे कि जो हिंदू पैराडाइम है, जो वैदिक पैराडाइम है, कि वुमेन जो है वो एक गुड मदर और गुड वाइफ्स रहें, और वो जो हिंदू पारिवारिक जो परंपरा है, जो मैरिज है, जो कि बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, कोई ट्रांजैक्शनल या मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसको जो है उस दायरे को निभाना है। मतलब जो पैट्रियार्की है, ये नहीं कि हम उसको पूरा पलट दें, मतलब पैट्रियार्की को पूरा टॉपसी टर्वी कर दें। वो एक आप कह सकते हैं कि जो हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा है, उसको उसके दायरे में ही औरतों के लिए हक, सुधार लाने की ये बात करते थे। तो ये रैडिकल एक तरीके से नहीं थे, रिवाइवलिस्ट थे। मतलब गो बैक टू वेदा जो है इनका नारा था। इनका जो इमेजरी था वुमेन के लिए, वो मतलब जैसे मैंने कहा कि गुड मदर और गुड वाइफ, मदर इंडिया मतलब भारत भी माता है, वुमेन जन्म देती है तो वो कैसे पालती है, इस तरह से उभारते हैं वुमेन को देवी बनाना। उस जैसे वुमेन जो है वो रक्षक होती हैं कल्चर की, इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, एक्टिव रोल उनका नेशनल मूवमेंट में भी होना चाहिए। आप यदि सुनेंगे तो दो कंट्राडिक्टरी आपको दिखेगा, दो कंट्राडिक्टरी। एक तरफ तो वुमेन को वो बराबरी देना चाहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे कि, लेकिन वो जो हिंदू परिवार और सभ्यता के जो दायरे हैं उससे वुमेन को बांध के भी रखना चाहते हैं। यदि उसमें वुमेन निकलना चाहे तो फिर ये बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम डाइग्रेस करके ये जान सकते हैं, मैंने पंडिता रमाबाई के वीडियो में ये बताया भी है कि उनके बारे में बहुत क्रिटिकल व्यू रखते थे तिलक और इवन विवेकानंद, क्योंकि उन्होंने एक रेडिकल रास्ता अपनाया था। उन्होंने हिंदू शास्त्र और रिलीजन उसको ही त्याग दिया था, ये कहते हुए कि हिंदू शास्त्र रिलीजन औरतों को दबा कुचला रखना चाहता है और उसी से जो है सभी कास्ट सिस्टम भी निकलते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी समझी जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन्होंने कोशिश अपने तरीके से काफी की बराबरी लाने की औरतों को, ऑफ कोर्स एक पैराडाइम के अंदर। इसमें यदि इंडिविजुअल लीडर आप देखें तो दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने काफी खड़े किए, आर्य समाज इसकी सबसे रिप्रेजेंटेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1875 में सेटअप किया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 सब में स्वामी विवेकानंद ने किया था, उन्होंने औरतों के लिए काफी काम किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि हुई तो यूएसए में थी, लेकिन उसको एनी बेसेंट ने इंडिया में खड़ा किया, वो भी एक तरह से रिवाइवलिस्ट धारा की ही ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो तिलक का जो होम रूल लीग है उसको भी आप रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट मान सकते हैं। इन सबको एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने की औरतों के कंडीशन को
इम्प्रूव करने के लिए काम किया। दोनों धाराओं में मैंने मिक्स कर दिया है, दो मैंने लिया है लिबरल धारा से और दो लिया है रिवाइवलिस्ट धारा से। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं, वैसे तो आपके लिए मैंने नोट तैयार कर दिया है। ब्रह्म समाज जो है वो सबसे पहले आती है 1828 में, राजा राम मोहन रॉय इसको एस्टेब्लिश करते हैं। और ये जो राजा राम मोहन रॉय की जो लिबरल यूटिलिटेरियन जो विचार थे, मोनोएथिज्म और कास्ट सिस्टम को खत्म करना, वुमेन को राइट्स देना, सड़े गले प्रथा को छोड़ देना जो सोशल यूटिलिटी के हक में नहीं है, इन सब के बेसिस इसको ही आगे बढ़ाने के लिए। और आपको पता है कि ब्रह्म समाज के बैनर तले जो है हिंदू कॉलेज और कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और बहुत सारे उन्होंने जो है मैगजीन भी स्टार्ट किया एंड मेनी अदर थिंग। तो अदर जो इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे वो देवेंद्रनाथ टैगोर रहे, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सभी ने औरतों के लिए काफी काम किया है। इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लॉडेबल हैं। सती प्रथा को इन्होंने खत्म करने के लिए कानून बनाने में काफी अपना योगदान दिया। विडो रीमैरिज एक्ट जो मैंने कहा 1856 में वो आई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। वुमेन के एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी काम किया और सोशल इक्वलिटी मैन और वुमेन लाने के लिए तो बहुत काम किया। अपनी तरह से ये बहुत रेडिकल थे, आप ये समझ लीजिए, रिवाइवलिस्ट नहीं थे और ये बिल्कुल वेस्टर्न जो लिबरल जो थॉट होता है उससे गाइडेड थे, कई मायने में बहुत रेडिकल। स्टिल प्रार्थना समाज जो है वो आप समझ सकते हैं ब्रह्म समाज की एक वेस्टर्न ब्रांच कह लीजिए। ये मुंबई में महाराष्ट्र में जो है खोला गया था 1867 में। इसके जो फाउंडर थे वो आत्माराम पांडुरंग थे और ये इन्फ्लुएंस थे सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबा फुले से। वहाँ पे जो ज्योतिबा फुले ने औरतों के लिए उन्होंने पहला जो है वुमेन स्कूल इस्टेब्लिश किया था सन 1848 में। कॉलेज भी सावित्री बाई फुले उनकी वाइफ ने भी बहुत काम किया था औरतों के एजुकेशन के लिए और औरतों के मतलब ना केवल दबी कुचले जाति के लिए लेकिन दबी कुचली औरतों के लिए भी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। उसको भी एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा। इसमें इसके अलावा जो राणा डे जो हैं, भंडारकर, ये सब जो है प्रार्थना समाज से जुड़े रहे, जो कि यहाँ पे नाम छूट गया है, आप उन सबको लिख सकते हैं। और व्हाट दे डिड, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया लाइक माइंडेड रिफॉर्मर को उस एरिया में जहाँ पे कि लोग आके डिस्कस कर सकते हैं, वुमेन के कंडीशन को सुधारने के लिए बातें कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन के कंडीशन को सुधारा जाए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ला करके। इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिसेज जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेज हैं, जो वुमेन को सब्जुगेट करते हैं, जो समाज में फैल गए हैं कुरीतियों की तरह, उसको जो है मिटाना और एजुकेशन के लिए भी काम करना। तो इन्होंने एजुकेशन में काम किया, विडो रीमैरिज के लिए काम किया और चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने के लिए दिशा में काफी प्रार्थना समाज ने काम किया। अब जो मैं थर्ड एंड फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं वो दोनों जो है रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम के ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे उसमें रिप्रेजेंटेटिव है आर्य समाज जो आज भी बहुत एक्टिव है। 1875 में मुंबई में, जो बॉम्बे उस समय कहलाता था, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। इसके अदर प्रोमिनेंट लीडर लाला लाजपत राय थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, मदन मोहन मालवीय भी इससे जुड़े रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यह था कि वैदिक टीचिंग को प्रमोट करना और वैदिक सिविलाइजेशन के बेसिस पे जो हिंदू कुरीतियों को हटा करके एक बहुत ही मॉडर्न वे में हिंदू समाज को स्ट्रांग बनाना, जिसमें कि वुमेन का भी इक्वल रोल हो। They advocated for women's right and social equality, women के एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन एज मैन के लिए उन्होंने काम किया। इतने सारे डीएवी स्कूल कॉलेज जो खोले उसमें वुमेन को काफ़ी एजुकेशन में सहायता मिली और उन्होंने जो कुरीतियां थी उसको भी हटाने के लिए वो भी सपोर्ट करते थे, लाइक चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, विडो रीमैरिज होनी चाहिए। इस सब के लिए वो भी लगातार वो काम करते रहे। उनके जो की कंट्रीब्यूशन यदि आप देखें तो वुमेन के एजुकेशन के लिए तो सबसे बड़ा है डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। इसके अलावा विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने काम किया। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड विडो रीमैरिज, दे डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड कंडेमनेशन ऑफ सती एंड डॉरी भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। उसका इम्पैक्ट बहुत रहा। आपको पता है आर्य समाज के जो मंदिर होते थे वो बहुत आसान वे में जो है आर्य समाज में शादी कराते थे दहेज के बगैर, और उसमें कई हिंदू जोड़ों को उन्होंने शादी इस तरीके से करवाई। तो आर्य समाज का जो है, आर्य समाजी जो होते हैं वो ढकोसले कुरीति जो हिंदू समाज में घर कर गई थी उससे वो दूर होते हैं और मैन और वुमेन को जो है वहाँ इक्वलिटी दी जाती है। तो उनका काफ़ी योगदान रहा है अपने तरीके से रिवाइवलिस्ट वे में हिंदू समाज में औरतों को सम्मान और इज्जत देने के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक दायरे के अंदर, जो हिंदू पैराडाइम है उसके अंदर, बहुत रेडिकल नहीं।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एक फॉरेन की अंग्रेज संस्था है इनकी, लेकिन ये रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम में माना जाता है। इसकी स्थापना भी 1875 में ही हुई थी, जिस साल की आर्य समाज आप देख सकते हैं आइडर अडेयार कह लीजिए, नियर मद्रास चेन्नई में हुई थी। इसकी फाउंडर तो इंडिया में एनी बेसेंट थी, लेकिन हेलेना पेट्रोनोवा ब्लावेटस्की एंड कर्नल कह लीजिए हेनरी स्टील ऑलकट ने यूएसए में किया था। बाद में एनी बेसेंट ने इसको इंडिया में किया। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सत्य की खोज करना था, थियोसॉफिकल मतलब सत्य की खोज। सो प्रमोट द स्टडी ऑफ रिलीजियंस, स्पिरिचुअल फिलॉसफी एंड द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। लेकिन इसका एक पार्ट ये भी था कि कैसे जो है वुमेन को एम्पावर किया जाए इस तरीके से, खास करके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देके और सोशल रिफॉर्म करके, जिससे कि वुमेन जो है इक्वल पार्टिसिपेट कर पाए पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में भी उनको जो है इक्वालिटी मिले। इनका जो की कंट्रीब्यूशन था वो वुमेन की लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये पहली जितने भी चारों में से जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी की टॉप लीडर जो है एनी बेसेंट एक वुमेन थी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इन्होंने वुमेन को आगे लाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में वुमेन काफी जोर शोर से हिस्सा लेती थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वुमेन को लीडरशिप दिया इन्होंने। वुमेन की एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल और कॉलेजेस वुमेन एजुकेशन के लिए खोले। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म जितने उस समय में हुए, लाइक चाइल्ड की मैरिज को बढ़ाना, एज को, विडो रीमैरिज करना, इन सब के लिए इन्होंने काफ़ी एडवोकेसी किया, हेल्प किया, गवर्नमेंट में लॉबिंग की। तो ये वुमेन के वोट के लिए भी सफरेज मूवमेंट भी इन्होंने इंडिया में शुरू किया कि वुमेन को इक्वल वोटिंग मिलनी चाहिए, जो बाद में मिली भी। तो इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक करके, इससे पहले कि थोड़ा हम लोग आगे बढ़ें, एक क्रिटिकल अप्रेजल जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो वुमेन के इशू पे हुए हैं, कुछ कमजोरियां तो डेफिनेटली हम लोगों को दिखती है। एक तो ये है कि इसका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड था कि वुमेन के कंडीशन को इंप्रूव करना है विद इन द फैमिली के चार वॉल जो है और फैमिली ट्रेडिशन जो इंडिया की है उसके। लेकिन इनका ये था कि हम जो 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 बेसिक अंडरलाइंग सोशल स्ट्रक्चर जो वुमेन को सब्जुगेट करता है वो है पैट्रियार्की और कास्ट सिस्टम, उसको हम नहीं चैलेंज करेंगे। ये इनमें एक तरह से रेडिकलिज्म नहीं थी, या कह लीजिए कि वो उस समय में गट नहीं था कि उतनी दूर तक जाए। और जो उस दूर तक गए, जैसे पंडिता रमाबाई, तो उनको इन्होंने एक तरीके से अपने से एक तरह से निकाल ही बाहर किया। मतलब वो दायरे से आप बाहर नहीं आ सकते, एक बाउंड्री है, एक पैराडाइम है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो एक लिमिटेड था। देयर अपील वाज लिमिटेड टू अर्बन मिडिल क्लास। ये भी था कि गांव देहात और रूरल एरिया में इसका प्रभाव नहीं था। प्रार्थना समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे इवन आर्य समाज, लीडरशिप ऑफ दीज मूवमेंट्स वेर नॉट इन द हैंड्स ऑफ वुमेन एक्सेप्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी की एनी बेसेंट के हाथ में थी। सब कद आप देख सकते हैं कि मेल के हाथ में है। इसके अलावा जेंडर बायस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज मोस्ट प्रोनाउंस इन द आर्गुमेंट दैट एजुकेशन वुड इंप्रूव वुमेन्स एफिशिएंसी एज हाउस वाइफ्स एंड मदर्स। मतलब वुमेन को इसलिए एजुकेट करो कि गुड मदर, गुड वाइफ बन सके। ये जेंडर बायस था। इसके अलावा वो हिंदू वुमेन तक ही या हिंदू सोसाइटी तक ही एक तरह से लिमिटेड रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम ने कर लिया। उससे थोड़ी बहुत कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा मिला, और जो मुस्लिम और ईसाई और अदर वुमेन की बातें जो है वो अलग ढंग से होने लगी। और यहीं से जो है दो एक फाड़ भी होने लगा कि हिंदू अलग हैं और ईसाई मुस्लिम की समस्या अलग है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इसकी लिमिटेशन रही। अब आइए जो वुमेन की पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन जो फ्रीडम मूवमेंट में रही है उसको हम लोग तेजी से देखने की कोशिश करते हैं। ये एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछने का चांस है। वैसे पिछली बार पूछ दिया गया, तो हो सकता है इस बार जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि वुमेन के जो मूवमेंट, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। यदि हम ये देखें कि गांधी जी के सीन में आने के पहले जो वुमेन इंडिया में जो प्रोमिनेंटली, वैसे तो बहुत कम आपको मिलता है, खोज खोज के निकालना पड़ता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी को कौन भूल सकता है। झांसी की रानी सबको पता है। उन्होंने जो है 1857 का जो फर्स्ट आंदोलन हुआ था, पहला हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के अंग्रेजों से लोहा लिया था। बेगम हजरत महल भी जो है, बेगम हजरत महल ये जो थी, जो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली साहब, उनकी ये वाइफ थी। और जब उनको देश निकाला दे दिया था और वो राज हड़प लिया था डलहौजी ने, तो 1857 में इन्होंने कमान अपने बेटे के साथ जो है संभाला था और लड़ा था अंग्रेजों से अवध में। वैसे हार गए थे रानी लक्ष्मीबाई भी हारी, लेकिन इन्होंने लोहा लिया था। कित्तूर रानी चेन्नम्मा तो बहुत फेमस है साउथ में। इन्होंने लड़ा था ब्रिटिश
से कर्नाटका में। बीकाजी कामा भी उतनी ही फेमस है, एक रिवोल्यूशनरी, जैसे भगत सिंह इंडिया में रह के जैसे नाम कमाया, वैसे बीकाजी कामा ने यूरोप में, और वहां से ये जो है लाला हरदयाल और सबको सपोर्ट करती थी जितने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में होते थे। तो ये सब जो है अर्ली स्ट्रगलर कहला सकते हैं। अब आइए हम 3 मूवमेंट मैंने लिया है, एक स्वदेशी लिया है, फिर सिविल डिसोबीडियंस लिया है, सॉल्ट मूवमेंट, और फिर क्विट इंडिया जिसमें कि वुमेन ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी स्ट्रीम जो अभी हम लोग देख रहे थे उसको भी मैंने एक स्लाइड में लिया है। वुमेन की जो पार्टिसिपेशन थी स्वदेशी मूवमेंट में बहुत नोटेबल थी। इस पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी लिखी गई हैं कि कैसे वुमेन ने अपनी साड़ियां, अपनी चूड़ियां, अपने मंगलसूत्र तक जो है वो दान कर दिए थे, और वो होली जलाती थी, जो विदेशी कपड़े होते थे, चरखा काटती थी। और चरखा तो चलिए बाद में आया, लेकिन मतलब घर देसी जो कपड़े पहनने का वो धोती पहनती थी, और फॉरेन के लंका सारे कपड़े को जलाने की ये सब उन्होंने किया था। सो वुमेन वर्कर्स ऑफ ब्रह्म समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब जो है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट 1905 में इसके अगेंस्ट आया था कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अंत में तो वही हुआ ही विभाजन, लेकिन उस समय में इंडिया उठ खड़ा हुआ था, बंगाल उठ खड़ा हुआ था, और बाद में उसको यूनिफाई करना पड़ा। जो आज बांग्लादेश है फिर से उसको जोड़ा गया वेस्ट बंगाल के साथ। प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स इसमें जो है सरला देवी थी, सबका नाम जरूर याद कीजिएगा, बेगम रोकेया सुखावत हुसैन थी, सरोजनी नायडू थी, और कई और वुमेन भी इसमें हैं जो आप खोज सकते हैं। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड, पार्टिकुलरली टेक्सटाइल। मैंने बताया होली जलाती थी। दे इनकरेज फैमिली मेंबर्स एंड कम्युनिटीज टू यूज इंडियन मेड प्रोडक्ट लाइक खादी। वुमेन एक्टिवली प्रमोटेड द यूज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग खादी स्पिनिंग एंड वीविंग सेंटर्स and encouraging and the consumption of Indian goods, Swadeshi. Women contributed significantly to the Swadeshi movement by raising funds for national cause. जैसा मैंने कहा कि अपनी चूड़ियां और मंगलसूत्र तक उन्होंने दिया। Women contributed their bangles, rose rings and bracelet to the national fund. They organized bazaars, collected donations and participated in various fundraising activity. तो मतलब उन्होंने मतलब तन मन धन से अपने अपने को जेल में डाला, लाठियां खाई, और उसके अलावा अपने धन को दिया, और पूरे मन से जो है वो लोग स्वदेशी में लगे। स्वदेशी एक पहला मूवमेंट था जहां पे कि औरतें सड़कों पे नजर आई, जहां पे वो होली जलाती नजर आई, जहां पे अपने वो बैंगल्स, चूड़ियां और अपने सोने गहने दान देती नजर आई, जहां पे कि वो स्वदेशी धोती को पहनने के लिए लोगों को जो है इनकरेज करती हुई मिली, जहां पे कि वो चरखा और सूत काटते हुए ट्रेनिंग सेंटर वो खोल रही थी। तो ये बहुत बड़ी एक घटना थी कि वुमेन जो है वो घर की 4 दीवारी से निकल करके जो है वो एक सिटीजन के रूप में सामने पहली बार इस मूवमेंट के तौर पे आती हैं। इसके अलावा जो लास्ट देखिए कितना टचिंग है कि गांव में जो औरतें हैं वो अपने कुछ अनाज जो है वो दान दे देती थी उन सत्याग्रही जो कि स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेते थे। तो कैसे उन्होंने हेल्प किया मटेरियली भी, और कैसे मतलब कि इमोशनली उन्होंने इसको सहारा दिया इस मूवमेंट को। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट गांधी जी के साथ जो 78 लोग चले थे, 78 चले थे, कितने चले थे जो उनके साथ में सत्याग्रही चले थे साबरमती से दांडी, उसमें भी कुछ औरतें थी। और बाद में पूरे इंडिया में जब ये मूवमेंट फैला साल्ट सत्याग्रह, तो वुमेन ने, औरतों ने जगह जगह जो है नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, और फिर जो है सत्याग्रह दिया, धरना दिया, घेराव किया, पिकेटिंग जो कहते हैं वो किया, और उसमें भी स्वदेशी का बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा, मतलब कि कानून नहीं मानेंगे, इसको उन्होंने पूरे, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अब इसको बहुत ज़्यादा पढ़ के आपका टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये नोट के फॉर्म में बनी हुई है। इसकी जो प्रोमिनेंट लीडर है लाइक सरोजनी नायडू है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसको जरूर लिखेगा, सुचेता कृपलानी, ये सब और भी कुछ आप खोज सकते हैं नेट पे, उन सब का नाम जरूर लिखिएगा। यहां से जो है गांधी जी का सीन शुरू हो जाता है। इनफैक्ट असहयोग आंदोलन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि वहां पे उतनी औरतों का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी औरतों ने भाग गांव देहात तक में लिया था। लेकिन आप इसको तो जरूर लिखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत ही नोटेबल था। उसका कारण यह था कि आपको पता है कि अल सुबह जैसे ही ये घोषणा कांग्रेस ने किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, सारे जो लीडर थे मेल अधिकतर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
तो ये जो लीडरलेस हो जाता है ये क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको वुमेन ने नहीं होने दिया। वुमेन लाइक अरुणा आसफ अली एकदम सड़क पे निकल आई और उन्होंने लीडरशिप दिया, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग अंडरग्राउंड रह करके, कुछ औरतें कुछ बाहर निकल के, कुछ लाठी खा के, कुछ जेल जा करके उन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जिंदा रखा। इसकी जो प्रोमिनेंट लीडर थी सरोजनी नायडू थी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा अरुणा आसफ अली, मैंने बताया कि वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी, उन्होंने जो है मूवमेंट को जिंदा रखा। और इसके बाद यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा है ये नोट आप एग्जाम में यूज कर लीजिएगा। कमला नेहरू, बहुत छिपी हुई, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन इन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है वो आयोजित कराया, कैंपेन और इनकरेज वुमेन को किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उषा मेहता और जो मृत्यु वाहिनी है, मृत्यु द फोर्स ऑफ डेथ इन आसाम, उसके बारे में भी जो मैंने लिखा है, सबको पढ़ के एग्जाम में आप लिखिएगा। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 जो मूवमेंट है उसमें वुमेन का रोल आप लिख रहे हैं, तो इतना भी लिख देने से काफ़ी हो जाएगा। इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। 1942 आते आते वुमेन ने ये दिखा दिया कि वो केवल घर की चार दीवारी में ही जो है मैन को सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, वो पब्लिक कॉज के लिए वो आगे आ सकती हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में भाग ले सकती हैं, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में वो डंडे खा सकती है, जेल जा सकती है, अपने धन को दे सकती है, अपने दिमाग चला सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज था वुमेन का, कि एक माँ और बहन से बदल के, एक पारिवारिक जस्ट एक चरित्र से बदल करके वो एक सिटीजन का रूप लेती हैं और एक पब्लिक फिगर का रूप लेती हैं, विजिबिलिटी उनकी पब्लिक में आती है। क्विट इंडिया मूवमेंट वो मैच्योरेशन था उस वुमेन के ट्रांसफॉर्मेशन का, इंडियन वुमेन का। इसके अलावा जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी, जो कि मिलिटेंट मूवमेंट था, जो जिसमें कि भगत सिंह की HSRA थी, उसमें जैसे कि बीकाजी कामा ने बाहर रह करके जो हेल्प किया, तो रानी लक्ष्मीबाई से ये सिलसिला शुरू होता है, वो भी रिवॉल्यूशनरी लीडर कही जा सकती है। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस का था, उसमें एक ब्रिगेड ही था, उसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और उसको लीड करती थी एक कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो आप समझ सकते हैं कि औरतों ने कितना बड़ा रोल निभाया था सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में। इसके अलावा दुर्गावती देवी जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर थी, इनके बारे में मैं आज पढ़ रहा था न्यूज़ आर्टिकल, इतने सारे उन्होंने हेल्प किया था भगत सिंह को भगाने में, और कई कई और उन्होंने जो है बॉम्ब बनाने में, और काकोरी ट्रेन डकैती कांड तक को अंजाम देने में कई कई जो है औरतों ने ऐसे काम किए जो सोच के भी उस समय में लगता है कि औरतों ने इतनी हिम्मत दिखाई। दुर्गावती देवी और कई और जो कि मैं यहाँ पे बहुत कम का दे पा रहा हूँ। बीकाजी कामा के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक बात यहाँ पे और जो मैं खोज के निकाल पाया हूँ कि सी इज कंसिडर्ड कि फर्स्ट उन्होंने इंडिया का झंडा लहराया था विदेश में 1907 में। उनको देश निकाला दिया गया था, लेकिन यूरोप से ही जो है वो कोऑर्डिनेट करती थी, और जो यहाँ रिवॉल्यूशनरी थे लाइक लाल लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनको वो यूरोप से हेल्प करती थी बीकाजी कामा। फाइनली यदि हम देखें तो वुमेन के जो ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं जिन्होंने मोबिलाइज किया है वुमेन को नेशनल मूवमेंट में, वो 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर याद रखने चाहिए। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें और उसको लिखें भी एग्जामिनेशन में यदि आए ऐसा तो। 3 ऑर्गेनाइजेशन है। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जो कि 1947 में खत्म कर दिया गया, 1917 में बनी थी। दूसरा नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, ये तो मुझे लगता है अभी भी चल रही है, 1920s में, 23 से 25 में। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 26-27 में जो है बना। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में वुमेन को ऑर्गेनाइज करने में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। वुमेन इंडिया एसोसिएशन, जैसा मैंने कहा कि 1917 में चेन्नई मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था, लाइक प्रोमिनेंट लीडर लाइक बेगम रुकैया सुखावत हुसैन, एनी बेसेंट एंड सरोजनी नायडू। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड इंप्रूव वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। और इन्होंने बहुत चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट किया, जैसे वुमेन को फ्रेंचाइज मिले, उनको पब्लिक ऑफिस, मिनिस्टर बने, वो बाद में वुमेन मिनिस्टर भी बनी, चुनी गई। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1917 थी उसके बाद उनको इनफैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट भी वुमेन को देने की बात हुई, और उनको कुछ रिजर्व भी सीट रखे गए, इससे वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला, और वो जैसा मैंने बताया मंत्री भी बनी, और पब्लिक लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा गया।
इसके अलावा उन्होंने जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वुमेन के वेलफेयर से उसको बनाने के लिए एडवोकेसी किया, लॉबिंग किया, और दे वर्क टुवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी भाग लेने के लिए वुमेन को उन्होंने प्रोत्साहित किया। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया जो है NCWI 1923 में, कई जगह 1925 भी कहा जाता है, आप इसको आप जो भी कहिए, 1923 से 25 के बीच में लेडी मेहरबाई टाटा ने इसको किया था, लेकिन कई औरतों ने इसको मिल करके इस्टेब्लिश किया था, लेकिन मेहरबाई टाटा का नाम सबसे प्रमुख है। इसकी ऑब्जेक्टिव थी एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट, लीगल रिफॉर्म, एजुकेशन, सेम जो किसी भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसकी जो एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं इसको रीड नहीं करना चाहता और इससे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वुमेन एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं जहाँ पे कि वो अपने इश्यूज़ को उठा सकती हैं। इसकी लीडरशिप वुमेन के हाथ में थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जो थर्ड वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडरशिप जिसमें वुमेन की थी, ये था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसकी सालाना बैठक जो है होती थी, जैसे कांग्रेस की बैठक होती थी उसी तरह से ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें अध्यक्ष चुनी जाती थी। ये 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने किया था, लेकिन इसमें हेल्प किया था इंडियन वुमेन कामिनी रॉय, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी पहली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रही थी। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग ए फोरम फॉर वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। अगेन जो है मैं यहाँ पे इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ये एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा। और जितना भी मैंने मूवमेंट बताया कि सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क था वुमेन का, जो एक प्लेटफॉर्म कि कैसे आप करोगे, वो प्लान बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये सब इसी प्लेटफॉर्म के तहत ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था। तो यदि हम इसको सम अप करें इस लॉन्ग वीडियो को, तो वन ऑफ द फोकस ऑफ ऑल द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हम लोगों ने देखा जाए, चाहे सती के अगेंस्ट में हो, विधवा विवाह करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल इंडिया वाज टू इंप्रूव अपॉन द कंडीशंस ऑफ वुमेन। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा कि वो एक दायरे के अंदर ही, इसकी दो धाराएं बिल्कुल दिखती हैं, एक लिबरल, एक रिवाइवलिस्ट। लिबरल जो हैं वो वेस्टर्न लिबरल डॉक्ट्राइन से प्रभावित थे, वो थोड़े रेडिकल थे भी, कास्ट सिस्टम या रिलीजियस जो डॉगमाज है उसको पूरी तरह बदलने की वो हिम्मत रखते थे। लेकिन जो रिवाइवलिस्ट थे वो तो वैदिक जो हिंदुइज्म है उसके ही पैराडाइम या उसके दायरे में ही जो है सुधार लाना चाहते थे। ब्रह्म समाज एंड प्रार्थना समाज जो है लिबरल स्ट्रीम की, और आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन भी रिवाइवलिस्ट स्ट्रीम की। दे वर द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स कंडीशन ड्यूरिंग द colonial India. Women participated and contributed significantly in the Swadeshi, civil disobedience, Quit India movement, and also revolutionary activities. Women's India Association, द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया एंड ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये तीन जो है प्रोमिनेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थे फॉर मोबिलाइजिंग वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। सो डियर स्टूडेंट, आई एम फीलिंग गुड कि मैं ये टाइम निकाल पाया। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है आज यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुई है एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर माई प्रेजेंस इन ए मीटिंग, इसलिए मैं इसको तेज़ी से कर रहा हूँ। बट माई हर्ट ऑल्सो गोज टू माई फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ DU एंड अदर यूनिवर्सिटी जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि 12th के बाद आकर के उनको इस तरह के एस्से टाइप क्वेश्चन लिखने का ये फर्स्ट एग्जाम है। मैं जो है फर्स्ट सेमेस्टर में DSC 1 जो है उसकी गाइड केवल निकाल पाया हूँ। UPT मेरे मन में था कि मैं इस DSC 3 और 2 का भी गाइड निकालूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक कि मेरे पास उतना वक्त है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दो टॉपिक जो बच गए हैं CNI के, उसको आपके एग्जामिनेशन से पहले, DU के एग्जामिनेशन में बोल रहा हूँ, अदर यूनिवर्सिटी में अदर डेट को एग्जाम होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी टॉपिक इसमें रहे जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से इसको एग्जामिनेशन में लिख सकें। इसके अलावा जो 3 ईयर जो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है उससे भी आपको बहुत फायदा होता है, वो भी CNI का मैं टाइम से लेकर के आऊँगा। इसके अलावा जो दूसरे जो DSC 2 हैं उसके भी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस देखेंगे। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू एंड आप कभी मत सोचिए कि मैं अपने UG के स्टूडेंट को छोड़ दूंगा।
ओके देन, और इस तरीके से आप मुझसे जो है मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, और उसी के थ्रू मुझे ये पता लगा कि ये टॉपिक छूटा हुआ है आपके मेल से, आपके कहने से, और इसलिए मैं ये लेके आ रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही किसी एक और वीडियो के साथ। इस बार CNI के वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड बी हैप्पी। टेक केयर।